हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पार्ट 5 के बारे में कि पार्ट 5 में किस किस टाइप के मैं प्रश्न लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है अमीन और क्लर्क के लिए बिहार राज्य स्वयं भूमि सुधार विभाग पटना, जिनका पेपर 5 तारीख से 17 तारीख के बीच में होने वाला है। उनके दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे जो डेट है कैंसिल भी हो गए हैं पेपर के, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका भी जब डेट आएगा तब उनका पेपर होगा। कुछ प्रॉब्लम चल रहा था सेंटर पे, तो इसकी वजह से कैंसिल हो जा रहा था। तो इसमें आप समझिएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, उनका संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। और बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी टाइप के प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला जो प्रश्न दिया है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात मेला या हाट की भूमि किसमें सन्निहित है। यानी कि जमींदारी उन्मूलन हो गया, उसके बाद जो मेला था, हाट था, उस जमीन को किसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो भूतपूर्व जमींदार एवं उनके वंशज के सरकार, राज्य सरकार को, दर रैयत को और रैयत को किसको दिया गया। ये आपको दिया गया था राज्य सरकार के अंदर। ये ज़मीन को रख दिया गया कि मेला या हाट का ज़मीन जो होगा, हाट का, वो आपका राज्य सरकार के निहित रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए प्रश्न जितना है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हमेशा ज़िंदगी में कभी भी इस टाइप का जवाब अगर अमीन बन कर जाते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है इस ज़मीन को किसके अंदर रखा जाएगा, किस प्रकार का ज़मीन है, कैसा कैसा है। ये नापी के दरमियान आता है, हमको पता है। और ऐसे होता है तो जब आप खुद अमीन बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो जितना भी मैं प्रश्न कराया था वो किसके लिए महत्वपूर्ण था। चलिए अगला देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया है गैर मजरूआ आम। गैर मजरूआ आम का मतलब समझते हैं प्रति जमीन जिस पे सरकार का हक होता है और आम जनता का। तो गैर मजरूआ आम पर बसे महादलित परिवार यानी कि हरिजन ST SC दलित परिवार को भूमि के बंदोबस्त करने की शक्ति किसमें निहित है। यानी कि अगर आप गैर मजरूआ आम में बस गए हैं और महादलित परिवार के अंदर आते हैं तो आपको गृह बंदोबस्ती के तहत यानी कि बसने के तहत आपको ज़मीन मिलेगा। तो देने को शक्ति किसको है। इस देने को शक्ति समाहर्ता को है, अनुमंडल पदाधिकारी को है, कि प्रमंडलीय आयुक्त को है, कि अंचल अधिकारी को। ये आपको है प्रमंडलीय आयुक्त को, ऑप्शन नंबर C। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला दिया है बम्बा कितने मौजों के बीच के सिवान पर बनाया जाता है। आपको पहले से भी प्रश्न करा चुका हूँ ये कि जो बम्बा होता है इस आकार का होता है और 2 सिवानों के बीच हमेशा बनता है, 2 मौजों के बीच। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है 4 नंबर कि री सर्वे के अंतर्गत खानापुरी में सरकारी भूमि का सर्वे कौन करेगा। री सर्वे में यानी कि सर्वे के बाद जो फिर सर्वे हुआ तो उसका कौन करेगा। अमीन करेंगे कि चार्ज ऑफिसर यानी कि प्रभारी पदाधिकारी की सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जिस पे अभी भर्ती चल रहा है, और कानून गो इस पे भी भर्ती आ रहा है, अमीन पे भी भर्ती आ रहा है। आपको देखने से लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है कि अगर आप कानून गो बन जाते हैं तो आपका कौन सा काम है, अमीन बन जाते हैं तो कौन सा आपको काम है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बन जाते हैं तो कौन सा काम है। तो देखिए अगर इस सर्वे के अंतर्गत खानापुरी की सरकारी भूमि का सर्वे करेगा तो उसको करेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। चलिए अगला देखते हैं। एक और मैं बात बता दूं कि जो ये 1757 पदों पर जो बहाली था उनका अभी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। अगले वीडियो में आपको पूर्ण जानकारी मिलने वाला है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। तो रैयत का एक मौजा में कितना खाता हो सकता है। तो ये होंगे 1 खाता हो सकता है, ऑप्शन नंबर A। चलिए 8वां देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है कि खतियार निर्माण में कार्यवाही कब प्रारंभ होती है। तो खानापुरी से। किससे। खानापुरी से, आपका ऑप्शन नंबर B। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि री सर्वे क्या दे रहा है। री सर्वे
9 नंबर प्रश्न दिया है, रीसर्वे के अंतर्गत खतियार के अंतिम प्रकाशन के बाद दावा आपत्ति किसके न्यायालय में की जाती है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी नहीं कि बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ, कि चार्ज ऑफिसर के न्यायालय में, कि भूमि सुधार उप समहर्ता या आयुन पक्ति के पदाधिकारी को। आपको इनको करेंगे तो ये करेंगे ऑप्शन नंबर डी, भूमि सुधार उप समहर्ता या फिर आयुन पक्ति पदाधिकारी को आपको करने का अधिकार है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 10 नंबर, अंतर विभागीय भूमि के हस्तांतरण की शक्ति किन्हीं के है। यानी किन्हें अंतर विभागीय भूमि के हस्तांतरण यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में देने की शक्ति किनको है, मंत्रिपरिषद को, राजस्व भूमि विधान सुधार को, समहर्ता को या फिर राजस्व पदाधिकारी को। तो ये शक्ति किनको है, मंत्रिपरिषद को है। किसको, मंत्रिपरिषद को है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि रीसर्वे में बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ अपील किस स्तर पर दायर की जा सकती है। तो खतियान के अंतिम प्रकाशन पे, तस्दीक के बाद, खानापुरी के बाद, पश्चात मतलब बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है आपका, रीसर्वे में नक्शा किस प्रकार बनाया जाता है। रीसर्वे में नक्शा किस प्रकार बनाया जाता है, हवाई सर्वे के द्वारा, सैटेलाइट इमेज द्वारा, गंटरी चेन द्वारा, ईटीएस मशीन द्वारा। तो किसके द्वारा एक किया जाता है, हवाई सर्वे द्वारा। क्या, रीसर्वे पर जो नक्शा बनता है पहले हवाई सर्वे द्वारा बन जाता है। अब जो काम होगा ईटीएस मशीन के द्वारा होगा, गंटरी जरीब का यूज अब कम होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, शत्रु संपत्ति किससे संबंधित है। शत्रु संपत्ति यानी आतंकवादी उग्रवादी के संपत्ति से, पाकिस्तानी नागरिक की पूर्व भारत में संपत्ति से, राजद्रोही की जब्त संपत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है कि शत्रु संपत्ति किससे संबंधित है। तो ये है आपका पाकिस्तानी नागरिक या पाकिस्तानी नागरिक जिनकी पूर्व में भारत में संपत्ति थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो शत्रु संपत्ति भी अगर आप नहीं जानते थे इससे पहले तो जान लीजिए। शत्रु के मतलब केवल अपना शत्रु नहीं, शत्रु का मतलब देश का शत्रु। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लगान निर्धारण करने की शक्ति किस पदाधिकारी को है। यानी कि लगान जो है कौन सा पदाधिकारी लगाते हैं, अंचल अधिकारी, अपर समहर्ता, भूमि सुधार यूं उप समहर्ता, समहर्ता। तो ये लगाने का अधिकार केवल और बस केवल ये जो अधिकार है भूमि सुधार या फिर उप समहर्ता को। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका 15 नंबर जो प्रश्न है, खास महाल भूमि किस व्यक्ति को किस प्रकार दी जाती है। खास महाल भूमि किसी व्यक्ति को किस प्रकार दी जाती है, अस्थायी बंदोबस्ती द्वारा, लीज इकरारनामा द्वारा, अस्थायी बंदोबस्ती द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको देने का अधिकार जो है लीज इकरारनामा द्वारा। खास माल किसी खास आदमी को दिया जाता है, लेकिन ये लीज पे दिया जाता है। लीज तो आप समझ रहे हैं कि इतना दिन के लिए आपको दिया जा रहा है, इसको जोतिए, खाइए, पिए, ठीक। अगला आपका दिया है, भूमि विभाग निराकरण। क्या, भूमि विभाग निराकरण अधिनियम के तहत पारित आदेश की अपील किस न्यायालय में की जाती है। अपर समहर्ता यानी कि आपका जो जिला है उसमें अनुमंडलीय पदाधिकारी, जो अनुमंडल में पदाधिकारी होते हैं, डीएसएल जहाँ डीसीएलआर होते हैं या फिर एसडीएम होते हैं, वहाँ पे प्रमंडलीय आयुक्त में। उसके बाद दिया है सदस्य या फिर राजस्व परिषद में। तो कहाँ पे आपको दिया जाता है भूमि निवारण विवाद निराकरण, ये आपको दिए जाते हैं प्रमंडलीय आयुक्त में। कहाँ पे, प्रमंडलीय आयुक्त में। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 17 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत जमाबंदी के रद्दीकरण की शक्ति किस पदाधिकारी को है। देखिए ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कोई झगड़ा का विवाद है तो इसका विवाद ज़्यादातर के जमाबंदी के अंदर ज़्यादा बीमारी आ जा रहा है कि ज़मीन कोई लिखा ले रहा है और उसके नाम से जमाबंदी नहीं चढ़ रहा है, इसके बाद से जाकर तीसरा व्यक्ति कोई लिखा ले रहा है, तब जाके ये बीमारी हो जा रहा है। तो देखिए अभी ये
आप अगर रजिस्ट्री कराते हैं, नया में नियम आया, अभी रजिस्ट्री कराइए, यहीं से आपका खारिज दाखिल का काम चालू हो जाएगा और खारिज दाखिल के बाद का आपके नाम से अलग से जमाबंदी कट जाएगा आपके खतियान से। तो अगर इसको रद्द कराना हो तो आप जान लीजिए किनके पास जाइएगा तो आपको रद्द होगा। तो रद्द करने की जो शक्ति है अपर समाहर्ता को है। किसको? अपर समाहर्ता को है, जो कलेक्टर वगैरह होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ पे आप जाइएगा तो आपका सुधरेगा कलेक्टर के पास। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका, खाता पुस्तिका किस अधिनियम के अंतर्गत तैयार की जाती है? आपको अधिनियम बताना है, कौन सा अधिनियम? तो दाखिल खारिज अधिनियम 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिकार अधिनियम, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम। तो किन के तरह ये है? तो ये है दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के तहत, जो इसके पहले आया था। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपका 19 नंबर, रीच सर्वे के अंतर्गत सर्वेयर की अनुज्ञप्ति कौन रद्द कर सकता है? किसको? सर्वेयर की अनुज्ञप्ति कौन रद्द कर सकता है? जिला समाहर्ता, सदस्य राज्य परिषद का, या फिर बंदोबस्त पदाधिकारी, निर्देशक, या फिर निर्देशक भू अभिलेख एवं परिमाप। तो इसको रीच सर्वे में सर्वेयर को अनुज्ञप्ति कौन रद्द कर सकता है? किनके पास ये अधिकार है? तो ये अधिकार है निर्देशक यानी फिर डायरेक्टर भू अभिलेख एवं परिमाप को। अगला देख लेते हैं, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि भूदान भूमि, ये आप गांव में बहुत सुनते होंगे, भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? भूदान जमीन का आप नाम सुने होंगे, जो दान में मिलता है। तो ये जो है भूदान जमीन की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता। तो यह अधिकार किनको है? अगर आप जानते होंगे तो आप कमेंट में बताइएगा कि पहले से मैं जानता था। इसका होगा भूमि सुधार उपसमाहर्ता। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप अमीन बन के जाइएगा तो आपको ये न्यूज़ जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप बन जाइएगा अधिकारी तब आपको समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है आपका कि महादलित परिवार को बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि क्रय कर अधिकतम कितनी भूमि को बंदोबस्त की जा सकती है? समझिए इसको, यानी कि आप महादलित परिवार के अंदर से आते हैं और आपके पास ज़मीन नहीं है। तो आपके पास जब ज़मीन नहीं है तो बिहार सरकार आपको गृह स्थल योजना अंतर्गत, यानी कि घर बनाने के योजना अंतर्गत किसी रैयत से ज़मीन क्रय करेगी, खरीदेगी और आपको तब भूमि बंदोबस्त करेगी। तो कितना खरीदने का उसको अधिकार है? 3 डिसमिल, 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 6 डिसमिल। तो कितना अधिकार है उसको समझ लीजिए। अगर आप जानते हैं पहले से तो ठीक है। ये जो अधिकार है आपको 3 डिसमिल का है। कितना? 3 डिसमिल का ये आपको पहले से अधिकार बना है। और इसको जो है लगान निर्धारण DCLR जो कहते हैं अनुमंडलीय पदाधिकारी, उनके यहाँ लगान निर्धारित हो जाता है। अब समझिए, अभी एक नया रूल आया था कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, तो हर पंचायत लेवल पे आपको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार मुहैया करा रहा था। कितना? 5 डिसमिल, लेकिन एक पंचायत में एक। आप जान लीजिए, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है ये। आप जाके अपने यहाँ के जो कर्मचारी हैं या फिर कोई भी अधिकारी है, अमीन वगैरह, उससे पूछिएगा, आपको बता देंगे कि ये आपको मिल रहा है। ठीक, आप 3 डिसमिल सरकार की तरफ से पहले से ही है, तो उस नियम को तो आपको जानना जरूरी है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए अधियाची विभाग द्वारा क्या वांछित है? अधियाचना पत्र, प्रशासनिक स्वीकृति, बजट उपबंध, उपरोक्त में सभी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्या? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला समझ लेते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, ABC पे काम हो रहा है। देखिए, सर्वे में अब ETS मशीन 4 दिन केवल सिखाए जाएंगे। क्या? 4 दिन केवल सिखाए जाएंगे, लेकिन अभी इसका ट्रेनिंग में जो है अभी इसका नहीं हो रहा है। केवल अभी नक्शा कंप्यूटर पे कुछ काम हो रहा है। अभी मैं पता किया हूँ, मेरे 2-3 दोस्त गए हैं वहाँ पे, तो उनसे पता हुआ है कि ETS मशीन पे काम सिखाया जाएगा। जो अमीन बन चुके हैं 1757 पदों पे, उनमें उनका ट्रेनिंग का जो काम हो रहा है, आप पता कर सकते हैं। अभी ट्रेनिंग का काम गया में चल रहा है। इसको समझिए, ETS मशीन का क्या उपयोगिता है। ETS मशीन आप बन जाइएगा अमीन, तो कहाँ पे इसका यूज है?
तो भूखंड की मापी मुस्तकिल चिन्हित करने के लिए, सरहद सीमांकन के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो काम है ये सब काम करेगा। एटीएस जो मशीन आया है नया में, जो मास्टर पॉइंट है, उससे भूखंड की मापी भी आप कर सकते हैं, मुस्तकिल भी उससे बना सकते हैं, सरहद सीमांकन भी कर सकते हैं, तीनों काम कर सकते हैं। तो तीनों काम करने के लिए उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी को आपको लगाना पड़ेगा। चलिए अब सेकंड लास्ट प्रश्न यहाँ से देखिए कि चकबंदी में जो सड़क गांव के चारों ओर बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। बोल रहा है कि चकबंदी में जो सड़क गांव के चारों ओर बनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। संपर्क सड़क, चकबंदी सड़क, फिरनी सड़क, यहाँ पे सड़क रहेगा फिरनी सड़क, सर्क्यूलर सड़क। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरनी सड़क। क्या फिरनी सड़क उसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से लास्ट प्रश्न है कि चकबंदी में सहायक समिति, क्या सहायक समिति का गठन कौन करता है। स्थानीय ग्रामीण जनता, राजस्व विभाग, चकबंदी पदाधिकारी, चकबंदी निर्देशालय। इस चीज़ को आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में सर्वे अभी बिहार में हुआ नहीं है, पहले का सर्वे हुआ है। तो सर्वे चल रहा, जो सर्वे का जो काम चल रहा है, तो सर्वे का काम चलने के तुरंत बाद आपको चकबंदी का काम होगा। तो चकबंदी में सहायक समिति का बहुत बड़ा एक योगदान होता है। तो इसको, इस समिति का कार्य क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। इसमें जो गठन करने का जो अधिकार होता है स्थानीय ग्रामीण जनता को, इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आप भी स्थानीय ग्रामीण जनता के अंदर अगर अमीन भी बन जाते हैं तब भी आप सलाहकार समिति बन सकते हैं अपने गांव की। ठीक, अपने गांव का सलाहकार समिति बन सकते हैं। उसमें जो क्या होता है, कोई ज़मीन लिख दिया है या फिर कोई मर गया है और किसी को नहीं पता है कि किसके खानदान से आते हैं, क्या क्या होते हैं। क्योंकि आपका जो अभी हम लोग का जो यहाँ बिहार में 1915 के और 16 में जो सर्वे हुआ, यानी कि सर्वे तो स्टार्ट हुआ आपका 1907 से। ठीक, जो हम लोग का क्षेत्र होता है 15, 16, 17, 18 ऐसे चला, पटना में 1907 से चला। तो उस समय से समझिए कि आपका 4 से 5 से 6 पीढ़ी किन्हीं का बीत गया है। 4, 5, 6 पीढ़ी पीछे से बीत चला, उन्हीं का नाम है। पता चल रहा है कि किसी का बाबा का नाम नहीं है, पता नहीं है कि कौन मेरे बाबा हैं, कौन मतलब बाबा के नहीं, बाबा के बाद के जो बाबा होते हैं, बाबा के बाबा, उन लोग को किसी को नहीं पता है। तो सलाहकार समिति में और जितने अच्छे लोग रहेंगे, यानी कि निर्विरोध आदमी की, उसको सबका एक तरह से देखें तो स्थानीय ग्रामीण जनता में जो सलाहकार होंगे उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज़ समझ गए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये जितने प्रश्न मैं बताया ये अमीन में तो पूछे ही जाएंगे, इसको लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। इसके बाद जस्ट मैं और एक वीडियो आपको देने वाला हूँ प्रीवियस ईयर से संबंधित। आइए जो मैं प्रश्न दिया, ये प्रश्न आपको 2012 में पूछे जा चुके हैं। कब? 2012 में आपको इस यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उन्हीं का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो थैंक यू फॉर वाचिंग और आपका दिन मंगलमय हो। आपका इस बार एक सीट पक्का हो जाए, आप अमीन बन जाइए, कानूनगो बन जाइए, क्लर्क बन जाइए, सर्वेक्षक बन जाइए, जिस चीज़ में आप फॉर्म डालें वो बन जाइए। थैंक यू।